तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। तो दोस्तों, जैसा कि बात थी एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में, आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ एशिया कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को। पार्ट 1 में हम कुछ चीज़ें एशिया कॉन्टिनेंट की कवर कर चुके हैं, वो वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जा कर के आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट में हमने क्षेत्रफल जनसंख्या के हिसाब से कंट्रीज की बात कर ली थी। तो अगर एशिया कॉन्टिनेंट में आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो चीन, भारत, कजाकिस्तान और सऊदी अरब, ये एक ऑर्डर है टॉप 4 कंट्रीज का। और पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये ऑर्डर है हमारा पॉपुलेशन के रिलेशन से। इसके अलावा हमने बात की थी पर्वतमालाओं के बारे में, जिसमें तमाम सारी जो पर्वतमालाएं थी वो कुनलुन हो, नानसान हो, अल्ताई शान, चुंगलिन, ग्रेट खिंगन, त्यान शान। इसके अलावा पामीर की पर्वतमाला के बारे में हमने बात की हुई थी। ज्वालामुखी पर्वतों से आज की हमें लाइव क्लास को यहाँ से स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, पूरी तन्मयता के साथ जुड़े रहिएगा। एशिया कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई एक एक चीज़ को आज हम कवर करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल यूपीएससी प्राइम टाइम पर। ज्वालामुखी पर्वतों में अगर हम बात करें तो 3 ज्वालामुखी पर्वत है। इसके अलावा 2 ज्वालामुखी पर्वत और है, जिसमें फुजियामा और बात आएगी होंगशू द्वीप के बारे में। ये दोनों ज्वालामुखी हैं जापान में, पोपा है म्यांमार में, ब्रोमो है इंडोनेशिया में, और जो काकातोआ है ये है हमारा इंडोनेशिया में। तो ब्रोमो और काकातोआ के बारे में हम पढ़ेंगे इंडोनेशिया में। एक सक्रिय ज्वालामुखी और दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। पोपो की बात करेंगे तो ये है म्यांमार में और ये एक डेड वोल्केनो है, एक मृत ज्वालामुखी है। इसके अलावा अगर मेपान ताल और पिटानाबू की बात करेंगे, सभी ज्वालामुखी हैं फिलीपींस में, और ये सभी के सभी एक्टिव वोल्केनो हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। फ्यूजियामा जो है वो एक प्रसुप्त ज्वालामुखी, जबकि होंशु द्वीप में बात करेंगे जापान में तो ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी और ये एक घोंसलेदार शंकु का उदाहरण है। दोस्तों, होंशु और शंकु दोनों में सु और कु आता है, ऐसे में आप बिल्कुल याद रहेगा होंशु शंकु का उदाहरण है। तो एशिया कॉन्टिनेंट में ज्वालामुखी पर्वतों की बात हमने यहाँ पर कर ली है। अब बात आएगी पठारों की, जहाँ से हम एक एक पठार को पॉइंट वाइज तरीके से क्लियरली तैयार करते हुए चलेंगे। तो कॉपी पेन एकदम तैयार रखिएगा और एक एक पॉइंट का नोट्स बनाते हुए चले जाइएगा। अगर आप बात करेंगे पठारों के बारे में तो सबसे पहले बात आती है तिब्बत के पठार के बारे में। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। बात करेंगे अगर एरिया के हिसाब से तो ये सबसे बड़ा पठार है पूरी दुनिया में। कौन? तिब्बत का पठार। और जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल मार्ग है, जो तिब्बत की राजधानी है लहासा, उसको किससे जोड़ता है? तो छिंगहारे से जोड़ता है। दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेल मार्ग है वो इसी तिब्बत के पठार पर ही अवस्थित है। तो तिब्बत का पठार 2 चीज़ों के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एक, संसार का सबसे ऊंचा पठार है, संसार का सबसे बड़ा पठार है, और जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल मार्ग है वो यहीं पर अवस्थित है। अब बात करेंगे अगर आप पामीर के पठार के बारे में, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। तो तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे बड़ा पठार है और पामीर का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर का पठार है कहाँ पर? कंट्री इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा तजाकिस्तान में। कहाँ पर है? तजाकिस्तान में। बात करें तो इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। किसको? पामीर के पठार को दुनिया की छत भी कहा जाता है। और ये जो पामीर के गांठ है, यानी कि जो नॉट ऑफ पामीर है, उसी का ही एक भाग है। तो हमने बात की है यहाँ पर पामीर के पठार के बारे में और तिब्बत के पठार के बारे में। जो तिब्बत का पठार है ये दुनिया का सबसे बड़ा पठार है और जो सबसे ऊंचा रेल मार्ग है वो यही तिब्बत के पठार पर है। जबकि जो पामीर का पठार है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है और ये दुनिया की छत कहलाता है। बात करें अगर हम आगे तो बात आती है शान के पठार की। जो शान का पठार है ये हमारा है म्यांमार में और ये जाना जाता है खनिजों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चांदी मिलती है। बात करेंगे अगर आप म्यांमार की, तो म्यांमार एशिया में चांदी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अच्छा, पहला कौन सा? एशिया में नंबर 1 पर चांदी के लिए कौन है? पूरी दुनिया में मैक्सिको नंबर 1 पर है, लेकिन आप बताइए एशिया में नंबर 1 पर कौन सा देश है जो चांदी का उत्पादन करता है? दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बादविन क्षेत्र है वो चांदी उत्पादन के लिए जाना जाता है और वो यही म्यांमार में ही है। तो म्यांमार में जो शान का पठार है ये खनिजों के लिए जाना जाता है, यहाँ पर चांदी मिलती है और म्यांमार जो है ये चांदी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। अगर हम बात करें यूनान के पठार के बारे में, तो जो यूनान का पठार है ये दक्षिणी चीन में है और यहीं पर कनिंगम शहर जो है ये अवस्थित है। ये हो गई बात यूनान के पठार के बारे में। तो शान का पठार, यूनान का पठार, गोबी का पठार और तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार और इसके अलावा जो हमने बात की, पामीर का पठार, गोबी का नहीं, पामीर का पठार, इन इतने के बारे में हमने बात की हुई है।
अब बात कर लेते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में हम झीलों के बारे में। झीलों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है कैस्पियन सागर के बारे में। इसमें सागर लगा है तो इसको सागर समझने की जरूरत नहीं है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये एक झील है, ठीक है। कैस्पियन सागर जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। कैस्पियन सागर दुनिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जो सुपीरियर झील है वो दुनिया में सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। जो लेक टिटिकाका है वो दुनिया की सबसे ऊंची झील है मीठे पानी की। इसके अलावा जो सबसे ऊंची नौकागम्य झील है वो भी लेक टिटिकाका ही है, जो कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कल शाम को जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज आई थी 8 बजे, वहाँ पर ये प्रश्न मैंने शामिल किए हुए थे। कैस्पियन सागर के साथ में 5 देशों की सीमाएं लगती हैं। किसकी किसकी? रूस की, कजाकिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की, ईरान की और अजरबैजान की। इसमें से जो 3 देश है वो एशिया के हैं और जो 2 देश है वो कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। तो कुल मिलाकर के रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, ये 5 देश हैं जिनके साथ में कैस्पियन सागर की सीमा लगती है। कैस्पियन सागर के साथ जिनकी सीमा लगती है। अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, वो इसी झील के तट पर है। किसके? कैस्पियन सागर का। तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है, वो कैस्पियन सागर के तट पर ही अवस्थित है। इस झील का जो तटीय भाग है वो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसका? कैस्पियन सागर का। तो कैस्पियन सागर से जुड़े हुए पॉइंटों का मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। कैस्पियन सागर संसार की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। 5 देशों के साथ सीमा लगती है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, ठीक है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, इसमें से 4 कंट्री ऐसे हैं जिनके लास्ट में ना आता है, ठीक है। तो इसमें आप ईरान है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है, और एक है हमारा रूस। अजरबैजान की राजधानी जो है बाकू, वो इसी के तट पर है, कैस्पियन सागर के तट पर है, और इसका जो तटीय हिस्सा है वो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब अगली झील की बात आती है जिसका नाम है अरल सागर। इसमें भी सागर है लेकिन ये है एक झील। ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो पहले भी हमने कैस्पियन सागर देख ली, दूसरी जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन है? वो है अरल सागर। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में है। तो ये किसके किसके मध्य में? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में है कौन? अरल सागर, AKU, ठीक है। AKTU आप जानते होंगे, इंजीनियरिंग की परीक्षा कराने वाला है। उसका AKU अगर आप याद रखेंगे तो जो अरल सागर है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में अवस्थित है। जो सिर दरिया है और जो अमू दरिया है, ये नदियां इसमें गिरती हैं। तो जो सिर दरिया और अमू दरिया, ये दोनों नदियां आकर के अरल सागर में अपने जल को गिराती हैं। सिर दरिया के तट पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद स्थित है। भारत के एक प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी मृत्यु ताशकंद में ही हो गई थी। विदेश में मरने वाले पहले प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया था विदेश में। तो जो ताशकंद है उज्बेकिस्तान की राजधानी, यहीं पर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और जो ये सिर दरिया है इसी के तट पर ताशकंद क्या है? अवस्थित है। तो अरल सागर के बारे में रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। जो अरल सागर है ये एशिया की दूसरे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, पहली बात। कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान के मध्य में अवस्थित है, दूसरी बात। सिर दरिया, आमू दरिया नदियां इसी में गिरती हैं, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और सिर दरिया के तट पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद अवस्थित है, ये हो गई हमारा चौथा पॉइंट। तो ये हो गई बात अरल सागर के बारे में। अब देख लेते हैं बैकाल झील के बारे में। दोस्तों जो बैकाल झील है ये रूस के साइबेरिया में है, ठीक है। और ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो एशिया की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? वो है हमारी बैकाल। और संसार की जो सबसे गहरी झील है वो भी यही है, बैकाल। ब्रंश घाटी में स्थित है, इसीलिए इसके आकार में क्या हो रही है? धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। तो बैकाल झील की खासियत ये है कि एक तो ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बैकाल झील। दूसरी बात ये इसकी खास क्या है कि ये ब्रंश घाटी में, और ये दुनिया की सबसे गहरी झील है कौन? बैकाल झील, ठीक है। अब बात करेंगे वान झील के बारे में। तो जो वान गोलू झील है ये कहाँ पर है? ये है टर्की में। और ये दुनिया की सर्वाधिक लवड़ी या खारी झील है, क्योंकि इसमें जो लवणता है वो कितने प्रतिशत है? वो है 330%। तो टर्की की वान झील है, इसमें लवणता 330% है, और ये दुनिया की सर्वाधिक लवड़ी या खारी झील है। बात करेंगे मृत सागर की। मृत सागर कहाँ पर है? ये है जॉर्डन में, और यहाँ पर एशिया का निम्नतम बिंदु है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे अभी हम बात करते हैं, अगर पूरी दुनिया में अगर कभी आप बात करेंगे तो आपको मैरियाना ट्रेंच के बारे में सुनने को आता है, वैसे ही एशिया में बात करेंगे तो जो जॉर्डन है वहाँ पर जो मृत सागर है, यहाँ पर एशिया का निम्नतम बिंदु है, सबसे गहरा बिंदु यहीं पर है, ठीक है। और विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है, ठीक है। अभी जैसे बात कर रहे थे वान झील की, जो दुनिया में सबसे खारी झील थी, और जो मृत सागर है दुनिया की दूसरी सबसे खारे पानी की झील है। बात कर लेते हैं इसके बाद में गैलीली सागर की। तो गैलीली सागर कहाँ पर है? ये हमारे इजराइल में। बस इतना ही जानना है इसके बारे में। इसके अलावा बात करेंगे अगर टोनले साप की,
तो ये है कंबोडिया में। लेकिन ये जाना क्यों जाता है, ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन? टानले झील जो है, टानले झील है, ये कंबोडिया में है और ये दक्षिण पूर्व एशिया की क्या है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बात कर लेते हैं बीवा के बारे में। तो जो बीवा है ये होन्शु द्वीप पर स्थित जापान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो बीवा है ये जापान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये हो गई बात कुछ झीलों के बारे में। अब देख लेते हैं 3-4 झीलें और बची, उनको देख लेते हैं। एक है बाल्खस झील, ठीक है। बाल्खस झील जो है ये मध्य एशिया में है और ये मध्य एशिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जिस कंट्री में ये है उसका नाम है कजाकिस्तान, ठीक है। तो दोस्तों जो कजाकिस्तान है वहां पर जो एक झील स्थित है जिसका नाम है बाल्खस, और ये बाल्खस झील क्या है, मध्य एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो अभी हमने दक्षिण पूर्व एशिया की मीठे पानी की झील देखी थी और यहाँ पर अब हम देख रहे हैं मध्य एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, वो है हमारी बाल्खस, ठीक है। बात करें इसके अलावा तो ईसा की कुल एक झील है जो है किर्गिस्तान में, और ये इस देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है किर्गिस्तान की, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बीवा की बात करेंगे तो ये इंडोनेशिया में है और ये दुनिया की सबसे बड़ी कोल्डेरा ज्वालामुखी झील है। तो जो दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील है या कोल्डेरा झील है, ये क्या है, ये बीवा जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी कोल्डेरा झील है। अगर बात करेंगे आप भारत में तो पुष्कर और लोनार झीलें जो महाराष्ट्र में है, ये भी कोल्डेरा झील का ही उदाहरण है। तो जो कोल्डेरा झील होती है, जो ज्वालामुखी झील होती है, उसके उदाहरण दुनिया में सबसे बड़ी है बीवा जो है इंडोनेशिया में, और भारत में पुष्कर व लोनार जो महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं, ये दोनों भी क्या है, भारत की कोल्डेरा झील का उदाहरण है। तो ये हो गई बात कुछ झीलों के बारे में। अब दोस्तों यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं यहाँ की नदियों के बारे में। तो झीलों की बात हो गई है, अब बात आएगी नदियों के बारे में। पहाड़ों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जब नदियों की बात आएगी तो सबसे पहले किसकी बात आएगी, वो बात आएगी यांगत्से सिक्यांग की, ठीक है। तो इसको यांगत्से भी कहते हैं या फिर यांगत्से सिक्यांग कहते हैं। इसकी खासियत क्या है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की चौथे सबसे लंबी नदी है, ठीक है। बात करें अगर पूरी दुनिया में तो ये दुनिया में सबसे चौथी लंबी नदी है, और अगर एशिया में आप बात करेंगे तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। लंबाई के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है नील नदी। सबसे चौड़ी नदी की बात करेंगे तो वो कौन सी है, वो है अमेजन नदी। अमेजन बहती है ब्राजील के हिस्सों में, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में, और सॉरी दक्षिण अमेरिका में। और अगर नील नदी की बात करेंगे तो वो कहाँ पर बहती है, वो बहती है आपकी दक्षिण अफ्रीका में। तो एशिया में उसी तरीके से यांगत्से सिक्यांग जो है वो सबसे लंबी नदी है और दुनिया की ये चौथी सबसे लंबी नदी है। निकलती कहाँ से, तो ये निकलती है हमारी तिब्बत के पठार से, जो दुनिया का सबसे बड़ा पठार है अभी जिसके बारे में हमने देखा था। इसके अलावा हमने पामीर का पठार भी देखा था। पामीर का पठार क्या था, वो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार था और उसे विश्व की छत भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका रिवीजन वाली बात। अब देख लेते हैं आगे। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से सिक्यांग और दुनिया की चौथे सबसे लंबी नदी है। तिब्बत के पठार से निकलती है और चावल की खेती के लिए जानी जाती है। अभी वुहान आया था चर्चा में। क्यों वुहान चर्चा में आया था, वो आया था कोविड-19 के कारण, यानी कि कोरोना वायरस डिसीज 2019 के कारण वुहान शहर चर्चा में आ गया था। और वुहान शहर और शंघाई दोनों बहुत महत्वपूर्ण शहर है चाइना के, और ये किस नदी के तट पर है, ये है यांगत्से सिक्यांग या फिर यांगत्से नदी के तट पर। तो आप जान गए आप चर्चा में क्यों है, यूपीएससी क्यों पूछता है कि हाल ही में चर्चा में रहा यह स्थान किस लिए जाना जाता है। तो अब ये किस नदी के तट पर है, वुहान। वुहान है यांगत्से सिक्यांग नदी के तट पर। एशिया की चौथी सबसे लंबी नदी है, तिब्बत के पठार से निकलती है और एशिया की सबसे लंबी नदी है, दुनिया की सबसे चौथी लंबी नदी है। बात करें इसके बारे में तो पूर्वी चीन सागर में जा करके ये अपना जल गिराती है और क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था दुनिया का जो सबसे बड़ी एस्चुरी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है रियो डी ला प्लाटा। और कौन बनाता है, तो जो पराना नदी है हमारी, कौन सी नदी है, पराना नदी जो हमारी है। इसके अलावा जो उरुग्वे नदी है, उरुग्वे और पराना नदियां मिलकर के क्या बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख या फिर एस्चुरी बनाती है। और इस एस्चुरी का नाम क्या है, तो इस एस्चुरी का नाम है रियो डी ला प्लाटा, ठीक है। तो जो रियो डी ला प्लाटा है वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख है। और जो यांगत्से सिक्यांग है ये भी क्या करती है, एक ज्वार नदमुख बनाती है, पूर्वी चीन सागर में गिरती है, वुहान शंघाई इसी के तट पर है। चावल की खेती होती है, तिब्बत के पठार से निकलती है, एशिया की सबसे लंबी और विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। उम्मीद है यांगत्से सिक्यांग के बारे में सारे पॉइंट आपको पता चल गए होंगे। अब देख लेते हैं दूसरी नदी के बारे में जिसका नाम है होंगहो। होंगहो में क्या है, ओरिंग नोर व सोरिंग नोर झील से निकलती, ठीक है। तो ओरिंग नोर और सोरिंग नोर दो झीलें हैं जहां से क्या होता है, होंगहो नदी का उद्गम होता है या निकलती है। इसकी सहायक जो इसकी यह नदी व इसकी सहायक व्यूहों
चीन की सभ्यता की जन्मभूमि कहलाती हैं। जैसे अपने यहाँ पे सिंधु नदी के बारे में हम देखते हैं, तो जो सिंधु नदी हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता पूरी है वो 3-4 नदियों के तटों पर हमें दिखाई देती है। उसी प्रकार से जो ह्वांगहो नदी है और इसकी जो सहायक एक नदी है वीहो, ये चीन की सभ्यता की जन्मभूमि कहलाती है। तो जो कल्चरल साइट्स है उसमें जो हमारी ह्वांगहो है और जो वीहो है, ये दोनों नदियां जानी जाती हैं। इसे पीली नदी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पीली नदी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक रेत आकर के मिलती है, जिसके बाद में इसका पानी जो होता है वो क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। या लोयस के पठार से होकर के बहती है, जो पीली मिट्टी से निर्मित है। लोयस का पठार आप समझ गए, जो पीली मिट्टी से बना हुआ पठार है, लोयस का पठार कहलाता है। और ये इसी पीली मिट्टी वाले पठार से होकर के बहती है, इसीलिए इसका पानी हो जाता है पीला। इसीलिए ह्वांगहो को पीली नदी भी कहा जाता है। बात करें क्या, तो यह चीन का शोक कहलाती है, क्योंकि इसमें बारंबार बाढ़ आती है। जैसे हमारे यहाँ पर भी बंगाल का शोक, बिहार का शोक है ना, हमें देखने को मिलता है। कोसी नदी के बारे में हम सुनते रहते हैं, बंगाल में हम सुनते रहते हैं। तो जो ये बिहार का शोक, बंगाल का शोक, तो जो नदियाँ बारंबार बाढ़ लेकर के आती है वो उस स्थान का शोक कहलाती है। तो ह्वांगहो नदी को किसका शोक कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें बारंबार बाढ़ आती रहती है। इसके तट पर सेनझाऊ शहर जो है वो क्या है? स्थित है। जैसे अभी हमने देखा था, जो हमारा 2 शहर हमने देखा था, वुहान और संघाई, ठीक है, जो हमने देखा था यांगसी क्यांग नदी के तट पर था। उसी प्रकार से ह्वांगहो नदी के तट पर जो शहर है उनका क्या नाम है? सेनजे हाउ, ठीक है। सेनझाऊ जो शहर है ये यहाँ पर स्थित है। पोहाई की खाड़ी में गिरती है, पीला सागर में। अब देखिए, ये जो पीली नदी कहलाती है, तो ये जहाँ पर जल गिराती है उस सागर को भी ये पीला कर देती है, इसीलिए वो सागर क्या कहलाता है? पीला सागर कहलाता है। जो किसका भाग है? प्रशांत महासागर का भाग है। तो जो पीला सागर है वो किसका पार्ट है? प्रशांत महासागर का पार्ट है। अब एक बार मैं आपको ह्वांगहो का रिवीजन करा देता हूँ। दोस्तों, ह्वांगहो नदी क्या होती है? ओरिंगनोर व सोनिंगनोर से निकलती है। यह नदी जो है और इसकी जो सहायक एक नदी है वीहो, दोनों मिलकर के एशिया, जो चीन की सभ्यता की जन्मभूमि कहलाती है। ह्वांगहो को पीली नदी कहा जाता है, क्योंकि ये लोयस के पठारों से होकर के बहती है, और पीली मिट्टी से बने हुए पठारों से, लोयस के पठारों से बहती है, जिसके कारण इसका जल पीला हो जाता है। ये जहाँ पर अपना जल गिराती है वो प्रशांत महासागर का एक भाग है, जिसे पीला सागर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगातार बाढ़ आती रहती है, और इसी नदी के तट पर जो सेनझाऊ नगर है वो अवस्थित है। तो ये हो गई बात हमारी किसके बारे में? ह्वांगहो के बारे में और यांगसी क्यांग के बारे में। तो 2 नदियों के बारे में हम एशिया में पढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं हम सी क्यांग नदी के बारे में। तो सी क्यांग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि ये हांगकांग नगर जो है इसके तट पर अवस्थित है। और हांगकांग क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि अभी इसके साथ जो चीन के संबंध है उनके साथ में काफ़ी उठापटक चल रही है, इसके कारण हांगकांग लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो जो हांगकांग नगर है वो किसके तट पर अवस्थित है? वो है सी क्यांग नदी के तट पर। इसीलिए हांगकांग हमारे लिए सी क्यांग इंपॉर्टेंट हो जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो हांगकांग है ये इसी तट पर, इसके तट पर अवस्थित है। किसके? सी क्यांग नदी के तट पर। आगे बात करें तो एक नदी आती है जिसका नाम है चाओ फ्राओ। चाओ फ्राओ में क्या है कि जो थाईलैंड की राजधानी है बेकांग, वो इसके तट पर अवस्थित है। जैसे भारत की राजधानी जो दिल्ली है वो यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। आमूर की बात करेंगे अब आमूर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आमूर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये रसिया और चाइना की जो बॉर्डर है उसको बनाती है। कौन? आमूर रिवर। आमूर रिवर क्या करती है? चीन और रूस की सीमा बनाती है। तो आमूर को बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, सीक्यांग को भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल चर्चा में, ठीक है। तो सीक्यांग और इसके अलावा आमूर को जरूर याद रखिएगा कि चीन और रूस की सीमा बनाती है आमूर रिवर। वैसे तो आपको ये फैक्ट याद ही होगा। बात करेंगे अगर यालू नदी के बारे में, तो उत्तर कोरिया व रूस की सीमा बनाती है। जो उत्तरी कोरिया है और जो रशिया है, इन दोनों की सीमा कौन बनाता है? वो बनाती है यालू नदी। तो ये फैक्ट तो हो सकता है आपको ना पता हो। तो यालू नदी जो है वो क्या करती है? उत्तर कोरिया और रशिया के बीच में सीमा बनाती है। बात करेंगे इसके बाद में मेकांग रिवर के बारे में। मेकांग रिवर के बारे में बात करेंगे तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया की डेन्यूब कहलाती है। अब देखिए मेकांग की इंपॉर्टेंस क्या है। दक्षिण पूर्वी एशिया की ये क्या कहलाती है? डेन्यूब नदी कहलाती है, ठीक है। जैसे डेन्यूब, नीपर, डॉन, वोल्गा, सब अभी यूरोप कॉन्टिनेंट में हम इन सारी नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशिया की जो डेन्यूब कहलाती है वो है हमारी मेकांग नदी। बात करेंगे तो चीन, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम कितने देशों में बह रही है? चीन 1, कंबोडिया 2, लाओस 3, थाईलैंड 4 और वियतनाम 5 कंट्रीज से होकर के बहती है मेकांग नदी। इसीलिए इसे दक्षिण पूर्वी एशिया की डेन्यूब कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चीन में, कंबोडिया में, लाओस में, थाईलैंड में और वियतनाम, इतने देशों से होकर के मेकांग नदी बहती है। अब ये भी एक सीमा बनाती है। जैसे आमूर चीन और रूस की सीमा बनाती थी, वैसे ही मेकांग जो है ये थाईलैंड और लाओस के बीच में सीमा बनाती है। लाओस की राजधानी जो वियंतियन है, इसकी इसी तट पर है। जो लाओस का राजधानी है कौन सा? वियंतियन। ये क्या है? किसके नदी के तट पर है? तो ये मेकांग नदी के तट पर ही अवस्थित है। तो ये हो गई बात हमारी मेकांग के बारे में, सियांग के बारे में, ह्वांगहो के बारे में और यांगसी क्यांग के बारे में।
अब देख लेते हैं अभी इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बात करेंगे। तो जो विश्व का सर्वाधिक चावल उत्पादित करने वाली नदी घाटी है वो इसी नदी घाटी में जो थाईलैंड में पिनकाओ किस्म का सबसे महंगा चावल है वो उत्पादन इसका किया जाता है। इसके अलावा ये दक्षिण पूर्वी एशिया की जीवन रेखा व गंगा कहलाती है। और देखेंगे फैक्ट तो थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है जो क्या करती है, एक डेल्टा बनाती है। जैसे भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है जो दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है, और दुनिया का जो सबसे बड़ी एस्टुअरी है वो है रियो डी ला प्लाटा जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ती है। और उरुग्वे और पनाना नदियाँ क्या करती हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो ज्वार नदमुख है उसका निर्माण करती है। तिब्बत के पठार से ये नदी भी निकलती है। अब बात कर लेंगे हम इरावदी नदी के बारे में। तो इरावदी के बारे में सिर्फ 3 फैक्ट है जो हमें जानना है। पहली चीज तो यह म्यांमार की एक इंपॉर्टेंट नदी है, कौन, इरावदी नदी। इसके तट पर जो यंगून या फिर रंगून है और वह मांडले, जो मांडले एक जेल के बारे में आप सुनते रहोगे, तो मांडले या रंगून या यंगून जो है ये इसी इरावदी नदी के तट पर ही है। और ये गिरती कहाँ पर है, तो ये गिरती है मर्तबान की खाड़ी में जो कहाँ पर है, हिंद महासागर में। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि मर्तबान की खाड़ी कहाँ पर है, तो वो है हिंद महासागर में। और म्यांमार की नदियों में बात करेंगे तो सालविन है, चिंदविन है, सितांग है, ये तमाम सारी नदियाँ। इसी तरीके से अफगानिस्तान की एक इंपॉर्टेंट नदी जिसका नाम आप याद रखिएगा उसका नाम है हेलमंद। प्रश्न सीधे पूछा जा सकता है हेलमंद कौन से देश की नदी है, या अफगानिस्तान की एक प्रमुख नदी कौन सी है, उसमें एक ऑप्शन होगा हेलमंद। तो हेलमंद आप याद रखिएगा ये अफगानिस्तान की नदी है। अब दजला व फरात, इसके बारे में तो हम सब सुनते रहते हैं, टिग्रिस व यूफ्रेटिस, क्योंकि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के कारण जानी जाती हैं दजला व फरात नदियाँ। ठीक है, ये दोनों नदियाँ हैं कहाँ पर, तो ये दोनों नदियाँ हैं इराक कंट्री में। ठीक है, इराक कंट्री में हैं। और इराक कंट्री की जो दजला व फरात नदियाँ हैं ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की जन्मभूमि कही जाती है। कौन, दजला व फरात नदियाँ, इसी के तट पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। जो टिग्रिस के तट पर बगदाद शहर है, एक नदी है वहीं पर टिग्रिस, जो टिग्रिस है, टिग्रिस का क्या नाम है, दजला। टिग्रिस को हम कहते हैं दजला, और इसी टिग्रिस या दजला नदी के तट पर क्या है, बगदाद शहर जो है वो अवस्थित है। इराक की राजधानी जो बगदाद है वो किसके तट पर है, वो टिग्रिस के तट पर है, यानी कि दजला नदी के तट पर है। दोनों के संगम पर एक नगर है जिसका नाम है बसरा। बसरा नगर जो है वो दजला व फरात की संगम पर अवस्थित है। बात करेंगे इराक की सांस्कृतिक नगर, घोड़ों का केंद्र, दासों का व्यापार, ये तमाम चीज़ों के लिए इराक जाना जाता था। और फारस की खाड़ी में जाकर के दजला व फरात नदियाँ अपने जल को गिरा देती हैं। इनका जो दुआब है ये सत अल अरब का मैदान कहलाता है। जैसे अपने यहाँ पे आप देखते होंगे रचना का दोआब, गंगा यमुना का दोआब, बारी दोआब, बिष्ट दोआब, ये तमाम सारे जो दोआब हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो फिर जैसे अगर ऊपर से बात करें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज की बात जब आती है तो उसमें रचना, बारी, बिष्ट, ये तमाम सारे दोआब हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गंगा यमुना का दोआब हमें देखने को मिलता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब हमें देखने को मिलता है। यानी कि दो नदियों की जो बीच की भूमि होती है उसे दोआब कहा जाता है। तो अब दजला व फरात के बारे में हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इराक की राजधानी जो बगदाद है इसके तट पर है। इसके अलावा जो इराक की मुख्य नदी है वो भी दजला फरात है। मेसोपोटामिया का सभ्यता यहीं पर इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा दोनों नदी के जो तट है, यहाँ जो संगम है, यहाँ पर बसरा नगर है। और यहाँ पर जो फारस की खाड़ी में जाकर के जल गिराती है, इनका जो दुआब है वो सत अल अरब का मैदान कहलाता है। अब बात कर लेते हैं साइबेरिया की नदियों के बारे में। तो सभी नदियाँ जो है वो किस दिशा में बहती हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहती है सारी की सारी उत्तर की दिशा में, नॉर्थ की दिशा में बहती है साइबेरिया के सभी नदियाँ। आर्कटिक महासागर में जाकर के अपना जल गिरा देती हैं और इनका मुहाना सर्दियों में क्या होता है, जम जाता है। लीना नदी की बात करें तो ये क्या है कि जो लपटेव सागर है वहाँ पर जाकर के गिरती है और निकलती कहाँ से, तो ये निकलती है हमारी बैकाल झील से साइबेरिया में। इसके अलावा येनिसी, इर्तिस, ओब, ये और नदियाँ हैं। ये सभी नदियाँ क्या करती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये हो गई बात साइबेरिया की नदियों के बारे में, एशिया की बाकी नदियों के बारे में, और जो तमाम सारी झीलें थी एशिया की उनके बारे में। तो आज के लिए इतना इनफ है। फिर बात आएगी एशिया कॉन्टिनेंट में मरुस्थलों के बारे में, जहाँ पर हम अरब का मरुस्थल, ईरान का मरुस्थल, फिर काराकोरम का मरुस्थल, इस तरीके से सारे मरुस्थलों के बारे में पढ़ेंगे। फिर एशिया की जनजातियाँ, ये पोर्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जिसको हम कल कवर करेंगे, तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान से कल जनजातियों को आकर के पढ़ लेना है। फिर स्थानांतरित कृषियाँ, फिर प्रमुख देश, तो एक एक देश को करके जब हम कवर करने की कोशिश करेंगे तो मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरिया, ब्रुनोई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, बोर्नियो, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एक एक कंट्री को करते हुए सारे कंट्रीज को कवर कर लेंगे एशिया कॉन्टिनेंट में, और कुछ भी फिर हमें एशिया कॉन्टिनेंट से छूटने का डर नहीं बचेगा। तो आज की क्लास से आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। एक सूचना आप लोगों के लिए और है,
आज शाम 8 बजे लाइव क्लास में जो सभी प्रश्न होंगे ये आज ही के ही इसी वीडियो से होंगे, जिसमें मरुस्थल जो हमने नदियों के बारे में पढ़ा है, जो हमने झीलों के बारे में पढ़ा है और जो हमने ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में पढ़ा है, इन्हीं से सारे के सारे प्रश्न होंगे। शाम 8 बजे लाइव क्लास के लिए तैयार रहिएगा। इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए। एशिया कॉन्टिनेंट इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिए, तैयार कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी चीज़ आगे चल करके ना छूटे। इसके अलावा जो एनसीईआरटी रिव्यू के लिए तमाम सारे लोगों के सवाल आए हैं, तो मैं एनसीईआरटी रिव्यू को जरूर कवर कराता रहूँगा। बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही थोड़ा और स्थितियाँ बेटर हो जाती हैं फिर वो ऐसी चीज़ों को कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी रिव्यू की सीरीज जो चल रही थी उस सीरीज को भी आगे इंपॉर्टेंट करके 10, 11, 12 का इतिहास खत्म कर देंगे। कुछ लोगों के मैसेज संविधान और राज्य व्यवस्था को लेकर के आए हैं और कुछ लोगों के मैसेज आए हैं सामान्य विज्ञान को लेकर के। तो दोस्तों एक साथ सारी चीज़ों को कवर करके दिन में एक ही वीडियो लाया जा सकता है, या फिर अगर एक से ज़्यादा वीडियो लेकर के आएंगे तो मुझे तो प्रॉब्लम होगी, आप भी उतना ज़्यादा कवर करके नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसे में थोड़ा सा धैर्य दिखाइए। विश्व भूगोल का ये पोर्शन खत्म होने वाला है, इसके बाद में विश्व भूगोल का जब ये पोर्शन खत्म हो जाएगा तो फिर एशिया के भूगोल को हम स्टार्ट कर देंगे। फिर एशिया के भूगोल के अंतर्गत हम खास तौर से जो भारत का भूगोल है उसको पूरा अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। और जैसे ही भूगोल विषय खत्म हो जाता है वैसे ही हम क्या करेंगे, इधर साइंस का पोर्शन जो होगा वो स्टार्ट कर देंगे, और बीच में सैटरडे संडे 2 क्लासेस जो होंगी वो संविधान और राज्य व्यवस्था की आती रहेंगी। बाकी जो इतिहास विषय है, प्राचीन इतिहास में महाजनपद काल में अभी हमने हाल ही में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा हुआ है, मौर्य वंश से चीज़ों को पढ़ा हुआ है। तो जब नेक्स्ट क्लास आएगी प्राचीन भारतीय इतिहास की तो उसको आगे कवर करते हुए चले जाएंगे। प्राचीन के बाद में फिर डायरेक्ट मैं सीधे आकर के मध्यकालीन पढ़ाऊंगा, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास की एक अलग श्रृंखला चल रही है जहां पर हम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो चीज़ों को अगर आप थोड़ा फ्रेमिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस हिसाब से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राचीन इतिहास आपके सीरीज चल रही है, आपका आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है, और आपका जो इधर विश्व का भूगोल पोर्शन है ये चल रहा है। साथ साथ कभी कभी भारत का भूगोल की भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर के आ जा रहा हूँ। तो ऐसे ही भारत का भूगोल इधर कवर हो जाएगा, फिर संविधान, राज्य व्यवस्था और विज्ञान साथ साथ चलेंगे, और उधर इतिहास की क्लासेस चलती रहेंगी। और ये जब सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे तो फिर नई नई चीज़ों को और हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स पर चूंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एक विमर्श जरूर सेट करूंगा। ऐसे में मैं सोच रहा हूं कि या तो वीकली या फिर मंथली 2 से 3 क्लासेज अगर आ जाए, एक मंथ में 2 से 3 क्लासेज करंट अफेयर के ऊपर आ जाए, तो मैं सारा ओवरव्यू आपका कवर करवाता हुआ रहूँगा। जैसी भी आपकी राय हो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी राय क्या है, करंट अफेयर्स को वीकली कवर किया जाए या फिर पूरा मंथली के तरीके से कवर किया जाए। जैसे भी आप कहेंगे तो उस प्रकार से फिर चीज़ों को हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक यू।